चलिए आज बात करते हैं भारत के एक ऐसे जिले की जिसके अंदर कई कहानियां बसी हुई हैं। ये जिला है बिहार का अरवल। बड़ा सवाल है ना? किसी जगह की पहचान क्या होती है? क्या उसकी जमीन, वहां रहने वाले लोग, या फिर उसका इतिहास? तो चलिए इसी सवाल के साथ अरवल को जरा और गहराई से समझने की कोशिश करते हैं। देखिए, अरवल की कहानी को समझना हो तो 3 चीजें देखनी पड़ती हैं। एक, यहाँ मौजूद बेशकीमती पानी। दूसरा, एक बहुत मुश्किल अतीत। और तीसरा, शासन की एक कभी न खत्म होने वाली टू डू लिस्ट। तो जरा अंदाजा लगाइए, अरवल कितना बड़ा है। 2011 की जनगणना के हिसाब से यहाँ करीब 7 लाख लोग रहते हैं, मतलब लगभग पूरे भूटान देश जितनी आबादी। और इसका एरिया वो कनाडा के एक द्वीप फोली आइलैंड के बराबर है। इन बातों से हमें एक आइडिया मिलता है कि हम किस स्केल की बात कर रहे हैं। अच्छा, कुछ बेसिक बातें जान लेते हैं। अरवल बिहार के मगध डिवीजन में आता है। इसका जन्म हुआ साल 2001 में, जब इसे जहानाबाद जिले से अलग किया गया। और यहाँ की इकॉनमी वो पूरी तरह से खेती पर टिकी है। और यही बात हमें सीधे इसके सबसे बड़े खजाने की तरफ ले जाती है। और यहीं से अरवल की कहानी में एक दिलचस्प मोड़ आता है। ये एक ऐसा जिला है जहां 2 बिल्कुल अलग अलग सच एक साथ रहते हैं। एक तरफ तो है कुदरत का दिया हुआ एक शानदार तोहफा, और दूसरी तरफ है इंसानी संघर्ष का एक बहुत गहरा इतिहास। ये दावा वाकई बहुत बड़ा है। सूत्रों के मुताबिक अरवल का जो भूजल है, यानी अंडरग्राउंड वाटर, वो न सिर्फ बहुत ज्यादा मात्रा में है, बल्कि एकदम साफ, इम्प्योरिटी से पूरी तरह मुक्त है। अब देखिए, कमाल की बात यह है कि पानी बहुत ज्यादा नीचे नहीं, बल्कि जमीन के काफी करीब ही मिल जाता है। इसका सीधा सा मतलब ये है कि सिंचाई बहुत आसान है, और इसीलिए ये इलाका धान, गेहूं और दालों की खेती के लिए बिल्कुल परफेक्ट है। सच कहें तो ये पानी ही यहाँ की अर्थव्यवस्था की रीढ़ है। लेकिन कहानी का दूसरा पहलू भी है, और वो काफी दुखद है। विडंबना देखिए, जिस जमीन को पानी इतना उपजाऊ बनाता है, उसी जमीन और उसके रिसोर्सेज पर कब्जे के लिए यहाँ बहुत गहरे और हिंसक झगड़े भी हुए हैं। 90 के दशक के आखिर में ये इलाका जातीय संघर्ष का गढ़ बन गया था। इसका सबसे खौफनाक उदाहरण था 1997 का लक्ष्मणपुर बाथे नरसंहार। इसके अलावा अरवल काफी समय तक भारत के रेड कॉरिडोर का हिस्सा भी रहा। ये वो इलाके थे जो नक्सली हिंसा से बुरी तरह प्रभावित थे। ये एक ऐसा आंदोलन था जो जमीन और संसाधनों के हक के लिए सरकार से एक लंबा सशस्त्र संघर्ष कर रहा था। ये अतीत आज भी इस जगह की पहचान से जुड़ा हुआ। तो सवाल उठता है कि अतीत के संघर्ष और कुदरत के इस वरदान के बीच आज का अरवल कैसे चलता है। चलिए जिले के एडमिनिस्ट्रेटिव कामों पर एक नजर डालते हैं, क्योंकि इनसे पता चलता है कि आज यहाँ की प्राथमिकताएं क्या हैं। आप देखिए, सरकारी नोटिस वगैरह सुनने में तो बड़े बोरिंग लगते हैं, है ना? लेकिन असल में ये एक आईने की तरह होते हैं, जो दिखाते हैं कि एक जिले को चलाने के लिए रोज क्या क्या करना पड़ता है। और अरवल की वेबसाइट ऐसी ही छोटी बड़ी कहानियों से भरी पड़ी है। ये नंबर देखिए, 5 साल। ये वो टाइम पीरियड है जिसके लिए सोन और पुनपुन नदियों से रेत निकालने के अधिकार नीलाम किए जाते हैं। ये दिखाता है कि जिला अपने नेचुरल रिसोर्सेज को कैसे मैनेज करता है। और ये नंबर 36, ये एक अकेले नोटिस में नीलाम होने वाली जब्त या लावारिस गाड़ियों की संख्या है। ये कानून व्यवस्था बनाए रखने के रोजमर्रा के कामों का बस एक छोटा सा हिस्सा है। और ये सिर्फ ये एक टेंडर है सुपरिंटेंडेंट ऑफ पुलिस यानी एसपी के ऑफिस की सफाई के लिए स्टाफ हायर करने का। ये दिखाता है कि एक जिले को चलाने के लिए कितने छोटे से लेकर बड़े कामों की जरूरत पड़ती है। और ये लिस्ट यहीं खत्म नहीं होती। असुरक्षित हो चुकी पुलिस की इमारतों को गिराने से लेकर स्कूलों में क्लर्क की भर्ती करने और नए पुल बनाने तक, ये लगातार चलने वाला काम ही है जो असल में जिले के भविष्य की नींव रखता है। तो ठीक है, हमने पानी, संघर्ष और शासन की बात की, पर यहाँ रहते कौन लोग हैं? चलिए जरा आंकड़ों पर नजर डालते हैं। 2011 की जनगणना के हिसाब से देखें तो जिले की आबादी में लगभग 90% हिंदू हैं और करीब 9% मुस्लिम। ये धार्मिक बनावट इस इलाके के सामाजिक ताने बाने को दिखाती है। और जब बात भाषा की आती है तो यहाँ मगही का बोलबाला है। करीब 86% लोग इसे अपनी पहली भाषा मानते हैं। ये इस क्षेत्र की गहरी सांस्कृतिक जड़ों को दिखाता है। इसके बाद हिंदी और उर्दू का नंबर आता है।
इस टेबल में कुछ और भी दिलचस्प आंकड़े हैं। यहाँ पॉपुलेशन डेंसिटी यानी जनसंख्या का घनत्व काफी ज्यादा है। लिटरेसी रेट करीब 67% है। और एक और जरूरी बात, सिर्फ 7.4% आबादी शहरों में रहती है। ये बात इसकी कृषि प्रधान पहचान को और भी पक्का करती। तो इन सब बातों को जोड़कर देखें तो अरवल की तस्वीर आखिर कैसी बनती है। ये एक ऐसी जगह है जो अपने विरोधाभासों से ही पहचानी जाती है। यहाँ की जमीन वरदान भी है और इतिहास की गवाह भी। और यहाँ का जो वर्तमान है वो अतीत के जख्मों को भरते हुए और भविष्य के लिए हर दिन छोटे बड़े काम करते हुए आगे बढ़ रहा है। और यही वो बड़ा सवाल है जिसके साथ हम इसे खत्म कर सकते हैं। क्या अरवल अपने बेशकीमती संसाधनों का फायदा उठाकर अपने मुश्किल अतीत से पूरी तरह उबर पाएगा? खैर, इसका अगला अध्याय तो यहाँ के लोग और उनका शासन ही मिलकर लिखेंगे।